लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कई कदम उठा रही है। कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए और एक नए तरीके से मैदान में उतरने के लिए कई प्रकार की रणनीति बना रही है। लिहाजा आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की चर्चा सुनी होगी। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से संगठन बदलाव हो सकता है, लगातार खबरें आ रही हैं। उसी प्रकार से हरियाणा, वेस्ट बंगाल को लेकर तमाम राज्यों में ऐसी बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बदलाव कर सकती है। अब ये बदलाव क्या होंगे, लगातार इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले बात इस बात की करते हैं कि बीजेपी क्या बड़े बदलाव करने जा रही है। देखिए नरेश, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने लोकसभा इलेक्शन और असेंबलीज के जो बाईपोल्स हुए उसमें जो डिबैकल हुई, जो झटका लगा है, उससे उबरने के लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आत्ममंथन शुरू किया वो राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि जो सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में मिला, तो वहाँ से नड्डा साहब वहाँ के कुछ प्रमुख नेताओं से मिले। उसके बाद वहाँ पर जो है सीट वाइज एनालिसिस हुई है। एक कमेटी गठित की गई जिसने एक जबरदस्त एक रिपोर्ट सबमिट की है। कई सौ पेजेज की रिपोर्ट सबमिट हुई है कंस्टिट्यूंसी वाइज। क्या खामियां रही या पार्टी ने किस तरह की चूक की है, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और वो सौंप दी गई है। उसके बाद से जो है नड्डा साहब जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है नेताओं से बातचीत शुरू की है। आपको आश्चर्य होगा कि कल इतने अपने बिजी शेड्यूल में से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उत्तर प्रदेश के डिसग्रंटिल्ड नेता हैं, जो कि जिन्होंने एक ऐसी बात कह दी मौर्य साहब, उन लोगों से भी मुलाकात की है। जो प्रदेश के नेता हैं वहाँ पर जो भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इस सब का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री भी आते हैं, उसी प्रदेश के एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज का नेतृत्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का। और उसके बाद में जो उसके बाद बचता है जो वेस्ट बंगाल, जो मैं स्विंग स्टेट्स में इंक्लूड करता हूँ उसको, वो बचता है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा मंथन की जरूरत है। वहाँ पर इतने प्रयास हुए, पिछली बार से जो 18 लोकसभा सीट जो 19 में जीती गई थी, उससे हम लोग जो बीजेपी जो है देखा जाए कि 12 पे आ गई। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वेस्ट बंगाल से बीजेपी को, लेकिन वो लोग 30+ करना चाह रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र तीसरा स्टेट था, वहाँ उम्मीद थी जहाँ की इस बार अक्टूबर में चुनाव होना है। तो आज आपने सुबह सुबह खबर पढ़ी होगी या कल शाम को ही चर्चा शुरू हो गई थी कि जो अजीत पवार हैं, उनके फैक्शन ने जिस तरह से बीजेपी के साथ अलायंस करके फायदा नहीं पहुंचाया है, नुकसान ही पहुंचाया है। तो उसमें खबरें आ रही कि बीजेपी चाह रही वो किसी तरह से उधर चली जाए, जो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शरद पवार के साथ चली जाए। इसके लिए शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया। तो ये एक नैरेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसमें ये है कि इस तरह के नैरेटिव से जो है कहीं न कहीं मंथन हुआ है तभी निकलते हैं। बिल्कुल। और राजनीति जो है उनसे प्रभावित होती है। बिल्कुल। बीजेपी चाह रही है कि जिस तरीके से इस बीच में जो भी पार्टी के साथ हुआ है उसे एक नई तरीके से कार्यकर्ता में जान फूंकी जाए। तभी सर, क्योंकि हमने इस बीच देखा कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो संसद से लेकर सड़क तक अपनी यात्राओं में लगातार अग्निवीर का जिक्र कर रहे हैं। तभी हरियाणा में एक अनाउंसमेंट हुआ है। सर, क्या कहते हैं, क्या अग्निवीरों को जिस प्रकार से बीजेपी सरकारें कह रही है कि हम लोग उनको जब वो वापस आएंगे 4 साल बाद तो उन्हें हम अर्धसैनिक बलों में नौकरियां देंगे या अपने प्रदेश में नौकरियां देंगे, तो कितना सक्सेसफुल और क्या है? देखिए, आप वो इससे जुड़ा है, चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि हरियाणा में जो है महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव और असेंबली इलेक्शन होना है। हरियाणा में पिछले 2 बार से जो है 10 सीट जो है एमपी की बीजेपी जीत रही थी, लेकिन इस बार आधी सीट मिली है। कांग्रेस ने 5 मिल के आधा साफ कर दिया है बीजेपी को वहाँ पर, जो कि उनका नारा भी है। और उन्होंने जो है कांग्रेस बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना चुनाव कैंपेन शुरू कर चुकी है वहाँ पर। एक तरह से 15 तारीख से उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है और वो मुख्य शहरों से होते हुए गली गली गांव-गांव सब कुछ जाएगा। उसके बाद वो मिड अगस्त तक है। उसके बाद कुमारी शैलजा उनका एक फिर से अभियान शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों ने एक तरह से अपनी जो तैयारी शुरू कर दी है। उसी संदर्भ में कहूँगा कि अमित शाह जो 2 बार अभी तक जो है हरियाणा में जा चुके हैं, वहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है एक तरह से जो कंसोलिडेटेड है 21% ओबीसीज की है। ओबीसी के इस समय जो नायाब सिंह सैनी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी के नेता हैं। साथ में इन लोगों ने जो है और भी सेगमेंट को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए लुभावनी योजनाएं शुरू की। उसमें सबसे प्रमुख ये है कि जो अग्निवीर की बात कही, कांग्रेस उस पर बहुत एग्रेसिव रही है। वो यूथ से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, 2 मुद्दों से रिलेटेड है। तो उस बात को उस पुरानी बात को जो है, जो कांग्रेस का नैरेटिव है कि साहब सेना के साथ छल किया गया है, उसको फॉयल करने के लिए उन्होंने कहा जो हरियाणा से अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं पहले, यानी 22 में जो अनाउंसमेंट हुआ है 2022 में इस योजना का,
तो उस योजना में जो भर्ती हुए उससे रिटायर होकर जो लोग आएंगे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक चाल चलिए, चाल नहीं खेल खेला है जो लुभावना है कि 10% रिजर्वेशन जो है हम लोग अपनी स्टेट के जो जॉब्स में देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ पर हम 10% रिजर्वेशन उनको देंगे जो हरियाणा से हैं, जो अग्निवीर हैं। उसके साथ में उनको जो अगर वो कोई व्यापार करना शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट फ्री जो है 5 लाख का लोन, और उसके बाद में जो पुलिस में सीधे भर्ती के लिए उनको कुछ जो है जो एज में रियायत, उसके साथ में अगर जो वहाँ की जो हरियाणा में आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज बहुत हैं, MNCs भी हैं, तो अगर वो 30,000 से ऊपर का जॉब देते हैं 30,000 तक की, तो उसमें जो है उस कंपनी को डायरेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट से तकरीबन एक सब्सिडी मिलेगी, जो कि जितना देंगे उसके जस्ट डबल के आसपास की सब्सिडी भी मिल सकती है। तो इस तरह की योजनाओं को लागू करने का मतलब यही है कि हरियाणा ने थोड़ी सी लीड ले ली है अग्निवीर योजना पर अपने तरीके से। तो और ये लोक लुभावनी भी है, यूथ को भी पसंद आएगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस घेर रही थी बीजेपी को। जी हाँ, तो वही है सर। इस बीच में एक और आज सुबह बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया, सारे लोग हैरान हो गए। बयान था अखिलेश यादव का और यूपी से संबंधित था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली में उनकी बातचीत है और यूपी में CM बदलने को लेकर चर्चा पिछले 2-3 दिन से हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। और उनका सर एक ट्वीट पुराना वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। किसी न्यूज़ चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमने उनको ऑफर दिया, 100 लाइए और सरकार बनाइए। देखिए ये आपने सही कहा, ये तो इलेक्शन के आसपास भी चल रहा था। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो दूसरे फेज के बाद ही एक नैरेटिव शुरू हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। उसमें केजरीवाल उस समय बेल पे छूट के आए थे, केजरीवाल ने भी ये नारा उठाया, ये इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, साथ में अखिलेश यादव भी इस नारे को, तो पूरा अपोजिशन उस नारे के साथ एक हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इलेक्शन तक इंतजार हो रहा है। तो वो नैरेटिव अभी भी चल रहा है। और जब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य ने एक खुले मंच में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है, उसकी महत्ता को प्रेषित करने की बात कही, तो उससे इस ऑफर को जो है यूँ कहें कि ये ऑफर उसी से सटा हुआ है। उनको लगा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है पार्टी से अलग हटके जो है सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि उसी के बाद से आपने देखा कि उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में बातचीत हुई, संगठन से संबंधित बातचीत को लेकर भूपेंद्र चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नड्डा से मिले, उसके दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। तो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो उस तरह की मरमरिंग हो रही है वहाँ के पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको मैं बता दूं कि जो पार्टी को छोड़ के, मैंने इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा नहीं, इस तरह की बातें पहले भी कल्याण सिंह के टाइम में भी हुई थी। कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद उनका वजूद ही खत्म हो गया। वो जिस तरह से सिमट गए, एक लोध नेता के रूप में रह गए, जबकि उसके पहले सबसे बड़े प्रदेश के जो है एक तरह से देखा जाए चीफ मिनिस्टर हुए थे। तो ऐसा नहीं, जो कोई पार्टी छोड़ता है उसकी महत्व सूनर और लेटर जो है कम ही हो जाती है। कल का दिन तो बहुत चौंकाने वाला था, खास तौर पर शाम के वक्त जब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंच गए थे। सबको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्या कहते हैं? वो इस पे रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कुछ शायद वो सरकार में भी फेरबदल कर सकते हैं, कुछ मंत्रालयों में जो है, या कुछ नए चेहरों को लाया जा सकता है। और मेजर एक्सरसाइज मैं यूँ कहूँ कि मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से भी करना चाह रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि उन्होंने एक्टिव होकर कुछ एक ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड किया, कई और सारे ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया, कुछ स्ट्रांग एक्शन लिया है उन्होंने जो करप्शन के खिलाफ में, ट्रांसफर्स किए हैं। और आपने देखा होगा कि जो टीचर्स के खिलाफ उन्होंने जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही थी मार्क करने को, उसको वापस ले लिया, क्योंकि टीचिंग कम्युनिटी बहुत वहाँ पर स्ट्रांग है, वो हर प्रदेश में स्ट्रांग है सर। उनका संगठन जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और उस टीचिंग कम्युनिटी के जो टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट से जो वहाँ के काउंसिल के देवेंद्र प्रताप सिंह MLC हैं, वो लगातार गोरखपुर से उस कंस्टिट्यूंसी या यूँ कहे जो MLC कंस्टिट्यूंसी होती है ग्रेजुएट और टीचर्स वाली, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने खासकर अपील की थी सरकार से। तो उसको माना जाने का मतलब ये है कि आप जो है जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो जनता से डायरेक्ट अटैच यानी उससे जुड़े हुए हैं, उसको एड्रेस करना चाहते हैं। अदरवाइज इसके पहले रहा बहुत सारे मुद्दों पे जो है सरकार स्ट्रांग जो है स्टैंड ले लेती थी, तो पीछे नहीं हटती थी। पीछे हटने का मतलब यही है कि जो गलतियां हुई हैं या जो उन्हें समझ में आ रहा है कि जिससे जो है उनके आने वाले इलेक्शन में मत प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कदम वो लोग नहीं लेना चाहते। बिल्कुल सर। इसके अलावा पार्टी में कई प्रकार के बदलावों की बात हो रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, इसकी वजह क्या चुनाव में
बुरा प्रदर्शन है या कुछ और है? बुरा प्रदर्शन तो सबसे बड़ा कारण है जी। उसी की वजह से आप एक और मैं स्टेटमेंट का उदाहरण दे रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने बोल दिया, बांग्ला में बोला अपने उसमें कि सबका साथ सबका विकास जो है नारा एक तरह से हम लोग को अब हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग सबके प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें एक मुस्लिम सेगमेंट है जो कि एक तरफा वोटिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि 100 में से 95 लोग जो है ममता बनर्जी को वोट कर रहे हैं। मुस्लिम सेगमेंट की बात कही, और ये सच भी है। मुस्लिम सेगमेंट में 30% वहाँ का जो वो इलेक्ट्रेट है वो कंसोलिडेटेड है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने जो है, आपने देखा होगा इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ अलायंस करने से मना कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस था इनका कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस दिखा भी उनका। तो ये एक कारण है, जबकि उन्हें बाद में अधिकारी साहब को जो वो बयान वापस लेना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी जो है बैकफुट पे एक तरह से जाती हुई दिखी, क्योंकि वो स्टेटमेंट उनका डायरेक्ट प्रधानमंत्री का जो है सबका साथ सबका विकास स्टेटमेंट के खिलाफ जो नारा है उसके खिलाफ जा रहा था। उन्होंने उसको ये कहते हुए कहा कि जो नेशनलिस्ट सोच वाले लोग हैं उनकी अभी भी हम लोग चाहते हैं और अपने साथ में पार्टी में बने रहें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये उन्होंने रेक्टिफाई किया है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारा जो मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, उसको भी भंग कर दिया जाए। माइनॉरिटी मोर्चे में कुछ एग्जाम्पल्स कुछ आए कि पता साहब, आपका जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसके रिप्रेजेंटेटिव ने जो अपने क्षेत्र में चुनाव के लिए जो प्रचार किया उसमें उसके घर वालों ने भी उसको वोट नहीं दिया है। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं, ऐसा नहीं, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को जो है दूसरे ढंग से सोचने की जरूरत है और एक ऐसा कारगर कदम लेने की जरूरत है कि भाई उनसे जो माइनॉरिटी सेगमेंट है क्यों दूर रहता है, इस पे भी मंथन की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर जान फूंकने की कोशिश कर रही है, एक नए सिरे से पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव सामने है। तो बिल्कुल मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज में ऐसा देखा गया कि जैसे एक सेट पैटर्न हो गया है कि ये सेगमेंट अगर पार्टी यानी बीजेपी अगर मान के चलती है कि ये लोग हमें वोट देंगे भी, ये भी मिथ टूटा है। वेस्टर्न यूपी में खासकर टूटा है, ईस्टर्न यूपी में भी टूटा है। वो मिथ अब रहा नहीं, इमोशनल इश्यूज खत्म हो गए हैं। जो इशूज है, रियल इशूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, पेट्रोल प्राइसेज का बढ़ना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है जो कि और फार्मर से रिलेटेड इशूज हैं, इन सबको एड्रेस करने की जरूरत है कारगर तरीके से। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर से जो आम आदमी के मुद्दे हैं उस पर काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो बड़े काम भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रखती थी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, वो चीज़ें लगभग तो सॉल्व हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि उसे क्या बदलाव करने चाहिए अपनी पार्टी में। तभी इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली हरियाणा तक में हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। उनके कार्यकर्ता दिल्ली आ रहे हैं, उनके जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली में लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में अच्छी स्थिति में रहे पार्टी, और जो पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में जो उन्हें झटका लगा है, ऐसे झटके दोबारा न लगें, इसलिए पार्टी लगातार काम कर रही है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या परिवर्तन लाती है, किस तरीके से नए सिरे से एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार देखते रहिए पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।